हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको कौन सी रचना किस लेखक या कवि का है और प्रकाशन वर्ष क्या है और किस प्रकार का रचना है, उस रचना में मेन थीम क्या है, ये आपको पता चलेगा। गद्य भी है और यहाँ पर पद्य भी है। सबसे पहले पूस की रात। पूस की रात कहानी 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेखक हैं प्रेमचंद, जो कि उपन्यास सम्राट हैं, कहानी सम्राट हैं। और पूस की रात एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने अपने देश के किसानों की दशा के बारे में बताया है कि वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, उनकी गरीबी और उनके पास संसाधनों की कमी को दिखाते हुए इस कहानी के मुख्य पात्र हल्कू का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। पूस की रात में किसानों की दो समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर सामने आती हैं: कर्ज में डूबा किसान और खेती का लाभकारी ना होना। हल्कू की तरह देश का किसान आज भी कर्ज में डूबा है और आज भी खेती लाभकारी नहीं है। तो ये एक समाज की वास्तविकता है, इसलिए इसे यथार्थवादी कहानी कहेंगे। नेक्स्ट है कफन। 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेखक हैं प्रेमचंद और ये भी एक यथार्थवादी कहानी है। यह एक वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। जीवन के यथार्थता का बहुत ही स्वाभाविक ढंग से चित्रण हुआ है। इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्रवधू और पत्नी के कफन के लिए एकत्र चंदे के धन को शराब पीने में व्यय कर डालता है और अंत में अपने कुकृत्य यानी खराब कार्य का समर्थन करने के लिए समाज की रीति रिवाज को कोसता हुआ कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। आप घिसू और माधव को देखे हैं कि उन्हें वो कफन के लिए पैसे लिए थे, लेकिन वो इतना भूखमरा थे, इतना गरीब थे, इतना दारिद्र्य में डूबे हुए थे कि कफन का पैसा तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उस पैसे से उन्होंने शराब पी ली, खाना खा लिया। ठीक है, तो ये भी एक समाज की यथार्थता है, बेकारी समस्या की जो यथार्थता है। ठीक है, दारिद्र्य की यथार्थता है, इसीलिए इसे कहेंगे यथार्थवादी कहानी। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार का लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ये आंधी कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह एक आदर्शवादी कहानी है। कुछ रचनाओं की प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं लिखी हूँ। अगर आपको पता है तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पुरस्कार कहानी एक भाव प्रधान आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में प्रेम, करुणा और आनंद का पूर्ण संयोजन पर सामाजिक मर्यादाओं तथा मान्यताओं के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रेम की उदात्तता और कर्तव्य की महानता अर्थात वैयक्तिकता और राष्ट्रीयता में अद्भुत सामंजस्य कल्पना के रंगों में सजाकर आदर्श और यथार्थ के समन्वय से इस कहानी का निर्माण किया गया है। यहाँ पर पुरस्कार में किसका आदर्श देखने को मिलता है? मधुलिका का। वो किस तरह से वैयक्तिकता और राष्ट्रीयता के बीच में राष्ट्रीयता को पहले महत्व प्रदान करती है और उसके बाद वैयक्तिकता को। नेक्स्ट है आकाशदीप कहानी। इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं और ये आकाशदीप कहानी संग्रह में संग्रहित है। ये एक आदर्शवादी कहानी है। प्रस्तुत कहानी में भावना की अपेक्षा कर्तव्य निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चंपा एक आदर्श प्रेमिका है और इन सबसे ऊपर ही उसका उत्सर्ग भाव है। वो अपने कर्तव्य का पालन करती हुई अपने व्यक्तिगत प्रेम और जीवन को समर्पित कर देती है। उसका चरित्र एक आदर्श उदात्त नारी का चरित्र है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने समाज में प्रेम का आदर्श स्वरूप उपस्थित किया है। नेक्स्ट है तत्सत कहानी।
लेखक हैं जैनेंद्र कुमार और ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। तत्सत एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसके अंतर्गत लेखक जैनेंद्र कुमार ने दर्शाया है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपने आप में एक विशिष्टता की द्योतक है। वन के उदाहरण के माध्यम से लेखक ने सकल जीव जंतुओं में विशिष्टता होने पर भी शक्ति और ज्ञान तथा बुद्धि के अहम का अभाव दर्शाया है। मनुष्य में यह अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। मनुष्य का अहम इतना प्रबल होता है कि वो दूसरे की सत्ता का अस्वीकार कर देता है। प्रतीकात्मक रूप से लेखक ने जंगल के सृष्टि जगत को वन की प्राप्ति होने पर तुम ही वह हो, मैं नहीं हूँ, यह दर्शाते हुए तत्सत तुम ही सत्य हो शीर्षक की सार्थकता सिद्ध की है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मनुष्य में यह अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। मनुष्य का अहम इतना प्रबल होता है कि वो दूसरे की सत्ता का अस्वीकार कर देता है। इसको लेखक ने क्या किया है कि वन जो सब पेड़ थे ना उनके माध्यम से उनको प्रतीक बनाकर दर्शाया है। ठीक है, जिस तरह से बबुल कहता है मैं तो बबुल हूँ, वो तो सेमर है और बाकी सब अपना अपना नाम कहते हैं, लेकिन वन वो सब मिल जाने पर वन होगा इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ व्यक्तिगतता को देख रहे हैं, समग्रता को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में मतलब उसी को ही बताया गया है कि किस तरह से लेखक ने एक प्रतीक को साधन बनाकर एक प्रतीक के रूप से मनुष्य के जो भावना है, अंतर्मन में जो अहम है उसको दर्शाया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायश्चित। प्रायश्चित कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और इसको हम रूढ़िवादी कहानी कह सकते हैं या फिर सामाजिक कहानी भी कह सकते हैं। लेखक ने बड़ी कुशलता से एक रूढ़िग्रस्त परिवार की आस्थाओं का चित्रण करते हुए अंधविश्वास पर चोट की है। बिल्ली की हत्या जैसी साधारण घटना से जुड़े सामाजिक आडंबरों का अभिव्यक्ति दी गई है। अंधविश्वासों से जकड़े हुए इस समाज में पंडित परम सुख जैसे स्वार्थी वो लोलुप प्रवृत्ति के व्यक्ति जनता को लूटते हैं, जनता में भ्रम उत्पन्न करते हैं तथा अपनी रोजी रोटी के साधनों को बनाए रखते हैं। लेखक ने पात्रों की मनस्थितियों द्वारा स्पष्ट किया है कि जनता स्थिति के सत्य को जानते हुए भी अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हो पाती और चाहे अनचाहे पंडितों द्वारा सुझाए गए विधि विधानों का निर्वाह करती है। पंडित कुंभीपाक नरक विधान जब रामू की माँ को बताते हैं तो ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ कहती है कि अब तो जो नाच नचाओगे नचना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो जो भी बोलेगा, क्योंकि अंधविश्वास है कि बिल्ली अगर मर गई, किसी ने मारा तो वो हत्या है। ठीक है, अंधविश्वास है, तो इसीलिए जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। लेखक ने सारगर्भित व्यंग्य प्रयोग द्वारा जनता को अंधविश्वास फैलाने वाले पंडित से सजग होने का संकेत दिया है। नेक्स्ट है गर्मी के दिन। कमलेश्वर लेखक है। ये कहानी देहाती इलाके के एक वैद्य की दास्तां बयां करती है। जिस तरह से वैद्य नित्यानंद तिवारी जी सुखदेव बाबू का वर्णन करते हैं, उनके इक्के की घोड़े के बारे में बताते हैं और मरीज की आशा में रहते हैं। देहाती इलाका में एक वैद्य की अवस्था साफ नजर आ रही है। ठीक है, ये आपके हिसाब से किस प्रकार की कहानी होगी, आप बताइए। पत्नी कहानी, लेखक जैनेंद्र कुमार और ये एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र सुनंदा है। सुनंदा का पति कालिंदी चरण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी है। उसका वर्णन इस कहानी में स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में विस्तारित ना होकर सुनंदा के पति के रूप में विस्तारित हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक पत्नी की भावनाओं को वर्णन किया गया है, उस हिसाब से एक पति को ही दर्शाया गया है जो सुनंदा के चरित्र को, उसके मनोविश्लेषण को विस्तारित करने में सहायता प्रदान करता है। कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करने के दौरान जैनेंद्र कुमार ने स्त्री को आधुनिक संदर्भ में स्वावलंबी बनने के लिए छटपटाते नहीं दिखलाया है। वो भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पति की अधीनता स्वीकारती है, खुद को पति की सेविका मानती है। कालिंदी चरण को घर आने में देर होती है तो वो 12-1 बजे जब भी आए सुनंदा उसे खाना खिला कर ही खाती है
उसका मन झुंझलाता है, लेकिन उसे तकलीफ इस बात की नहीं कि कालिंदी चरण के देर से आने के कारण वो देर से खाना खा पाती है, बल्कि उसे तकलीफ इस बात का है कि कालिंदी चरण अपना ख्याल क्यों नहीं रखता है, समय पर खाना क्यों नहीं खाता है। भारतीय परंपरागत स्त्री की चारित्रिक विशेषता को इस कहानी में जैनेंद्र कुमार ने आदर्श रूप में रूपायित किया है। यानी कि एक भारतीय पत्नी जो अपने पति के बारे में क्या-क्या सोचती है, अपने पति-पत्नी के संबंध के बारे में क्या-क्या सोचती है, बस उसकी जो भावनाएँ हैं ना, उन्हीं को ही यहाँ पर बहुत ही एक अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वापसी कहानी, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। ये एक यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। विघटन कैसे हुआ देखिए, जब गजाधर बाबू गए थे, मतलब नौकरी के बाद, रिटायर होने के बाद जब गए थे, तो सबसे पहले तो सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण अमर सोचता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, और उसके बाद खुद सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण गजाधर बाबू ही अलग एक जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार का विघटन ही है। इसमें एक व्यक्ति के रिटायर होकर घर लौटने और पुनः घर छोड़कर अन्यत्र लौटने की कहानी की बहुत मार्मिकता से अभिव्यक्त किया गया है। वापसी पीढ़ी संघर्ष एवं नवीन पीढ़ी की हृदयहीनता का चित्रण लेखिका ने सफलतापूर्वक किया है। गजाधर बाबू नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के संघर्ष के संदर्भ में विवशतापूर्ण अकेलापन चुनने के लिए बाध्य हैं। पुराने संस्कारों के कारण वो नए के साथ सामंजस्य नहीं कर पाए। गजाधर बाबू अमर वो बाकी सबके साथ, ठीक है, सामंजस्य नहीं कर पाए, और नए के पास वो सहृदय ही नहीं है जो उन्हें सामंजस्य का अवसर भी प्रदान करता। आप देखे होंगे कि किस तरह से नरेंद्र, अमर, शांति, बसंती, ठीक है, शांति नहीं थी, सिर्फ बसंती थी, और तो वो तीनों बच्चे भी किस तरह से मतलब ठुकरा देते हैं, और गजाधर बाबू चले जाने पर बहुत खुश भी होते हैं। तो उन्होंने अवसर भी नहीं दिया कि गजाधर बाबू सामंजस्य बिठा पाए। ठीक है, इसी को ही लेखिका ने बताया है। नेक्स्ट है, और देखिए ये आज की यथार्थता है, आज की समाज की ये यथार्थता है कि जो नई पीढ़ियां हैं ना, वो पुरानों को कोई अवसर ही नहीं दे रहे हैं कि उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएँ, और जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो चाहकर भी नई पीढ़ियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। नेक्स्ट, चीप की दावत कहानी भीष्म साहनी का है, और ये एक यथार्थवादी कहानी है। भीष्म साहनी जी ने चीप की दावत कहानी में युवा पीढ़ी के संवेदनहीन व्यवहार, स्वार्थपन, माँ के प्रति विक्षिप्त मानसिकता, जो कि आज की वास्तविकता है, को चित्रित किया है। अपनी पदोन्नति के लिए युवा वर्ग रिश्तों को महत्व नहीं देता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ का दर्द उकेरा है जो अपने बेटे बहू के लिए बोझ के समान है। माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वही बेटा उसे बुढ़ापे में बोझ समझता है। वो बोझ ही तो समझता था, है ना? पास में रखा था तो क्या हुआ, वो समझता क्या था, आपको पता है अच्छे से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, 1931 इसमें ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम उठाई गई है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी कहता है। यह नाटक ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर या अलेक्जेंद्र के लालच, कूटनीति एवं डर की कहानी भी कहता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी भी कहता है। यह नाटक त्याग और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है, और हर एक चीज एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, इसीलिए ये ऐतिहासिक नाटक है।
नेक्स्ट है सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटककार हैं, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये एक समस्या प्रधान नाटक है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली मिश्र जी का 5वां नाटक है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन के पूरी घटना का वर्णन किया गया है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं और तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है। ठीक है, और ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पहला दृश्य था वो 9 बजे, क्योंकि एक ही दिन का है ना, तो पहला दृश्य देखिए 9 बजे, दूसरा दृश्य जो है संध्या काल और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का है। ठीक है, और क्या क्या समस्या है देखिए इस नाटक में। विधवा समस्या, घूस की समस्या, पारंपरिक विवाह की समस्या, यौन समस्या, निर्दोष की हत्या का समस्या और जमीन जायदाद के प्रति लोभ की समस्या भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन नाटक, 1958 ईस्वी में लिखा गया था और नाटककार हैं मोहन राकेश और ये एक यथार्थवादी नाटक है। आप कहेंगे कि कालिदास है, वहाँ पर बड़रुचि है, तो ऐतिहासिक नाटक होगा, लेकिन देखिए वहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक कथन का वर्णन नहीं है। ठीक है, क्या वर्णन है आप यहाँ पर देखिए। इस नाटक में इतिहास का वर्णन नहीं है, इतिहास का एक आवरण मात्र है। यह नाटक कालिदास की कीर्ति और जीवन पर आधारित है। नाटककार के अनुसार कोई भी व्यक्ति यथार्थ से अलग नहीं रह सकता। इस नाटक में बताया क्या गया है कि कोई भी व्यक्ति यथार्थ से अलग नहीं रह सकता। ठीक है, कथानक की नायिका मल्लिका को विलोम के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। नाटककार ने सिद्ध किया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति भावना से नहीं हो सकती है, आवश्यकताओं को यथार्थ में ही पूरा किया जा सकता है। तो इस हिसाब से ये एक यथार्थवादी नाटक होगा। नेक्स्ट है गौरा, लेखिका है महादेवी वर्मा और मेरा परिवार रेखाचित्र संग्रह से ये रेखाचित्र लिया गया है। ठीक है, जिस तरह से आपको पता होगा रेखाचित्र में होता क्या है कि किसी व्यक्तित्व का एकदम अच्छे ढंग से वर्णन किया गया होता है। गौरा में क्या है, इसमें गाय के सौंदर्य और गुण का सजीव वर्णन किया गया है और एक गाय को किस तरह मानव से यातना मिलता है, यतना नहीं होगा यातना होगा। ठीक है, ग्वाला जो दिया था, मानव से यातना मिलता है, उसका भी वर्णन है। नेक्स्ट है रजिया, जो कि लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी और रजिया रेखाचित्र माटी की मूर्तें रेखाचित्र संग्रह में संग्रहित है। रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है जो चूड़ी बेचने के व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। इस रेखाचित्र में उसकी सादगी और सरलता का चित्रण है। नेक्स्ट है अष्टावक्र, जो लेखक है विष्णु प्रभाकर और कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र संग्रह में अष्टावक्र रेखाचित्र संग्रहित है। इस सभ्य और साधनपूर्ण मानव समाज में, मतलब इस हमारा प्यारा सा समाज में अष्टावक्र जैसे दीन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, यही दर्शाया गया है। अष्टावक्र और उसकी माँ दीनता में चल रहे थे। ठीक है, लेकिन उनके पास ही मतलब साधनपूर्ण खजांची रह रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी उनकी जो दीन भाव था, ठीक है, मतलब दारिद्र्य में वो पूर्ण थे, क्या खजांची लोग कभी भी इन अष्टावक्र और उसकी माँ इन दोनों को दारिद्र्य से निकालने की कोशिश की थी? नहीं, कभी नहीं की थी। तो ये एक यथार्थता है, समाज में कोई भी किसी गरीब को, किसी दीन को, किसी जरूरतमंद को ना कभी भी सहायता नहीं करती है। नेक्स्ट है कर्मभूमि, जो कि लेखक थे प्रेमचंद। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास और प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी और ये एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें भारतीय राजनीति की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। इस उपन्यास की मूल समस्या यही होती है कि जेल में आंदोलनकारियों को भर दिया जाता है। ठीक है, जो भी आंदोलन करता है उसको जेल में भर दिया जाता है। ये एक राजनीतिक जो कूटनीति कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद जी क्रांति के व्यापक पक्ष का चित्रण करते हुए तत्कालीन सभी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को कथानक से जोड़ देते हैं। यहाँ पर बहुत से समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का जड़ क्या है? राजनीति। ठीक है,
इस उपन्यास में कई समस्याओं के बारे में बताया गया है, जैसे निर्धन के मकान की समस्या, अछूत की समस्या, अछूतों के मंदिर में प्रवेश की समस्या, ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियां, धार्मिक पाखंडता, राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वालों की पारिवारिक समस्याएं आदि को इस उपन्यास में यथार्थवादी तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट है चित्रलेखा और उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी और ये एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण हुआ है। पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित ये उपन्यास है। श्वेतांक और विशालदेव बहुत से सांसारिक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अंत में अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से पापी को चुनते हैं तथा पाप क्या है दर्शाते हैं। निष्कर्ष के स्वरूप गुरु रत्नांबर यही बताते हैं कि मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम ही पाप है। नेक्स्ट है आपका बंटी। उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी। प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी और ये एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास की खासियत यह है कि यह एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बेहद मार्मिक चित्रण है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुस्वप्न बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे उपन्यास में बंटी के भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध। ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1903। और लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। और ये जो निबंध है ये शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह में संग्रहित है और ये एक प्रकार का व्यंग्यात्मक निबंध है। लेखक ने कर्जन के भारत आने पर उनके दिखावटी कार्यों की तुलना सुनहरी बुलबुलों के स्वप्न से की है। असल में उन्होंने ख्याली पुलाव ही पकाए हैं। उन्होंने खाली वैभव प्रदर्शन और भारतीय जनता की उपेक्षा का सजीव चित्रण व्यंग्यपूर्ण शैली में किए हैं। ठीक है, राजा और प्रजा का जो कल्याणकारी संबंध होना चाहिए उसका उनके शासन में सर्वथा उपेक्षणीय आचरण मिलता है। यह अंग्रेजी शासन के ढकोसलेपन को उजागर करता है। नेक्स्ट है क्रोध निबंध। ये निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये एक मनोविकार संबंधी निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में आपको क्रोध निबंध संग्रहित मिलेगा। शुक्ल जी ने बताया कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकेगा। इससे यह भी पता चलता है कि सभी मनोभाव सामाजिक आचरण में जन्म लेते हैं, जैसे कि क्रोध जन्म लेता है और उनका उद्देश्य समाज का सुचारू संचालन है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति, क्रोध की आवश्यकता, क्रोध का स्वरूप, क्रोध का लक्ष्य, बैर, अमर्ष और चिड़चिड़ापन आदि की विवेचना की है। नेक्स्ट है अशोक के फूल। निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक ललित निबंध है और अशोक के फूल निबंध संग्रह में संग्रहित है। अशोक के फूल में लेखक इस फूल के माध्यम से भारतीय धर्म, साधना, इतिहास, कालिदास के साहित्य आदि सभी पर दृष्टिपात किए हैं। वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य, कला सभी क्षेत्रों में विचरण किए हैं। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। इस फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखक का मन उदास हो जाता है और वो उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पीछे हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। नेक्स्ट है भोलाराम की जीभ। निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई और प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी। और भोलाराम की जीभ निबंध आपको मिलेगा परसाई रचनावली भाग 1 में और ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। भोलाराम का जीव निबंध में व्यंग्य का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। भोलाराम का जीव उस जनता का प्रतीक है जो भ्रष्ट नौकरशाही पर कटु व्यंग्य है। सरकारी कर्मचारियों की अमानवीयता, संवेदनहीनता पर भी इस निबंध में प्रहार किया गया है। नेक्स्ट है यशोधरा और
कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो काव्य आते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। और यशोधरा क्या है? एक खंड काव्य है। प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी और ये एक विरह काव्य भी है। यशोधरा काव्य का प्रणयन करने के पीछे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का मूल उद्देश्य गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग, बलिदान, समर्पण और कर्तव्य का निरूपण करना है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी। ये एक प्रबंध काव्य है और ये एक समस्या मूलक काव्य है। इसमें कौन सी समस्या दिखाया गया है? इस रचना के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाए हैं। युद्ध की समस्या दिखाया गया है। कुरुभूमि के भीषण संग्राम के बाद कौरवों की चिता के सामने रोने के लिए एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति के सिवा कोई शेष नहीं रह गया था। एक लड़खड़ाता स्वर युधिष्ठिर को सुनाई देता है जो कि व्यंग्य का स्वरूप दिखता है और युधिष्ठिर के मन में आत्मग्लानि स्थान लेती है। भीष्म के माध्यम से युद्ध की शुरुआत, युद्ध का शेष, युद्ध के परिणामों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है पथ की पहचान कविता। कवि हैं हरिवंशराय बच्चन और यह कविता सतरंगिनी कविता संग्रह में संग्रहित है। पथ की पहचान कविता में कवि मनुष्य को अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान करते हैं कि कभी भी अपने जीवन पथ पर बढ़ने से पहले हमें अपने लक्ष्य और मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है जुगनू कविता, हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है और ये कविता भी आपको सतरंगिनी कविता संग्रह में मिलेगा। जुगनू कविता में बच्चन साहब ने रातों में टिमटिमाने वाले जुगनुओं के बारे में अवगत कराया है। जुगनू रात भर अंधेरे में टिमटिमाते रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति ही है एक छोटा सा दीपक बने रहना। जुगनू को संदर्भ में लेकर बच्चन साहब एक छोटे से चिराग की अहमियत समझाते हैं। देखिए जुगनू क्या होता है कि रात में चारों तरफ अंधेरा रहता है, ठीक है, लेकिन जुगनू के पास मतलब एक तरफ से क्या होता है, वो चमकता रहता है। तो उसी को लेकर कवि ये बताए हैं कि जीवन में हमेशा आशा को बचाए रखना चाहिए। चाहे हमारे चारों तरफ कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमारे चारों तरफ कितना भी समस्या क्यों ना हो, हमेशा आशा को बचाए रखना चाहिए, ठीक है। हमें जुगनू से ये बात सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है झांसी की रानी और कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मुकुल काव्य संग्रह में यह कविता संग्रहित है। झांसी की रानी कविता में सुभद्रा जी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान करती है। 23 साल की उम्र में हमको दुनियादारी समझ में नहीं आती है, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है हम उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन 23 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई अकेली अंग्रेजों से लड़ पड़ी थी। भारतवर्ष कविता, कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ये देशभक्ति भाव से पूर्ण एक कविता है। देश के प्रति, देश की संस्कृति के बारे में बताया गया है, देश की जो भी गरिमा है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के महिमा मंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। जिस तरह से दधीची हो, ठीक है, या फिर गौतम बुद्ध हो, उनकी बातें बताया गया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हिमाद्री तुंग श्रृंग से। ये एक राष्ट्रीय चेतना से पूर्ण कविता है और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के छठे दृश्य में आपको ये कविता मिलेगी। सेल्यूकस की विशाल वाहिनी भारत को पराजित करने के उद्देश्य से देश की पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ाव डाले हुए थे। गांधार के राजकुमार आंभिक को मित्रता पसंद था, पर राजकुमारी अलका को मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता प्रिय थी। वो नारी जाति के त्याग का प्रतिनिधित्व करती है और संवेद सैनिकों को कर्तव्य पालन के लिए उद्बोधित और उत्साहित करती है। कर्तव्य का जीवन पथ त्यागपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को इस पथ का पथिक होना चाहिए, कवि यही बताए हैं। प्रथम रश्मि कविता, कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम रश्मि कविता वीणा काव्य संग्रह में आपको मिलेगा।
और ये 1919 में लिखी गई थी और 1927 में वीणा में संग्रहित हुई थी। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यानी प्रकृति का वर्णन इस कविता में है। ठीक है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे, विश्व में जैसे शून्यावकाश था। ठीक है, मतलब एक प्रकार का शून्य सा हो गया था, सभी तरफ चुपचाप। ठीक है, इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। जब प्रथम रश्मि आती है, चेतना जाग जाती है। कभी इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है, कभी को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है, और वो चिड़ियों से प्रश्न पूछता है। ताज कविता 1935 ईस्वी में लिखी गई थी और 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। युगांत काव्य संग्रह में ताज कविता संग्रहित है। सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के महानतम कवि पंत जी ने ताज कविता में व्यंग्यात्मक के साथ मानवतावादी और प्रगतिशील विचार को व्यक्त करते हैं। आज तक ताजमहल को खूबसूरत इमारत और शिल्पकला का अद्भुत नमूना माना जाता रहा है, लेकिन साहित्यकार उसे एक और दृष्टि से भी देखते हैं। ताजमहल को मृत्यु का प्रतीक, एक समाधि या कब्र के तौर पर देखते हैं। ताज निर्माण के कारणों को उचित ना मानकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। मृतक के लिए संगमरमर की इतनी भव्य और बहुमूल्य इमारत बनाई गई है, जबकि संसार भर में जिंदा लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। जीवित लोगों का जीवन कुरूप और भद्दा है, बल्कि मृतकों को सजाया जा रहा है। कभी मुर्दा लोगों को मुर्दा लोगों के साथ ही रहने देना चाहते हैं और जीवित जन को ईश्वरीय चेतना के साथ जीकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। संध्या सुंदरी कविता कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और संध्या सुंदरी कविता परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। और ये एक सौंदर्यपरक कविता है, क्योंकि इसमें सौंदर्य का वर्णन हुआ है, प्रकृति की सौंदर्य का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में शाम के समय का बड़ा ही सजीव और मार्मिक रूपक प्रस्तुत किया है। तोड़ती पत्थर कविता कवि हैं निराला। तोड़ती पत्थर कविता अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है और यह एक यथार्थवादी कविता है। इस कविता में कवि निराला जी ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया है। अकाल में दुब कवि हैं केदारनाथ सिंह, और अकाल में दुब कविता अकाल में सारस काव्य संग्रह में संग्रहित है। यह कविता जीवन की तमाम चुनौतियों में उम्मीद की खोज करती दिखाई पड़ती है। यह उम्मीद मानवता के साहस, विश्वास और जिजीविषा की गवाही है। बहुत दिनों के बाद कविता कवि हैं नागार्जुन, और सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में बहुत दिनों के बाद कविता संग्रहित है। पेज नंबर 23 में मिलेगा, बहुत दिनों के बाद कविता। ये एक भाव प्रधान कविता है। कवि एक लंबे समय के बाद अपने चिर परिचित गांव में आते हैं और यहाँ अपूर्व आनंद तथा परितोष का अनुभव करते हैं। इस उल्लास को कवि ने शब्द, स्पर्श, रंग, रस, रूप और गंध के 5 बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ तक था। कुछ मिसिंग है जो कि मुझे नहीं मिला, तो मैं लिखा ही नहीं। तो जिसके पास और कुछ डाटा होगा तो वो अपने नोटबुक में ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके साथ। और अगर हिंदी के सभी टॉपिक्स का एमसीक्यू चाहिए तो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मुझे पर्सनल पे करने पर कुछ नहीं होगा, आपको यूट्यूब पर ही पेमेंट करना है और मेंबरशिप ज्वाइन होना है। 1 महीने के बाद आप खुद से मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है।